ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 17 आदर्श विवाहों के लिए 24 सूत्री योजना। नंबर 1 वर कन्या की आयु। कन्या की आयु 18 और वर की आयु 21 से कम न हो। इससे कम आयु के विवाह कानून में भी बाल विवाह विरोध एक्ट के अनुसार दंडनीय है और वर कन्या के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले, मनोबल को गिराने वाले तथा भावी पीढ़ियों को दुर्बल बनाने वाले हैं। इससे कम आयु के बच्चों का विवाह करना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए बाल विवाहों से सर्वथा बचा जाए। उत्तम विवाह तो 20 वर्ष की कन्या तथा 25 वर्ष के लड़कों का है। विवाह की जल्दी न करके बच्चों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित होने देना चाहिए और परिपक्व आयु के होने पर ही उनका विवाह करना चाहिए। नंबर 2 अनमेल विवाह न हो। कन्या वर में आयु, शिक्षा, स्वभाव आदि की दृष्टि से उपयुक्तता का ध्यान रखा जाए। विवाह दोनों की सहमति से हो। कन्या से वर की आयु 10 वर्ष से अधिक बड़ी न हो। जिनमें इससे अधिक अंतर होता है वे अनमेल विवाह कहे जाते हैं। अनमेल विवाहों से दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। लड़की लड़कों को एक दूसरे की स्थिति में भली प्रकार परिचित करा दिया जाए और वे बिना दबाव के उसे स्वीकार करते हों तो ही उसे पक्का किया जाए। अभिभावक यथासंभव उपयुक्त जोड़ा मिलाने का अधिक से अधिक ध्यान रखें। नंबर 3 दो परिवारों की सांस्कृतिक समानता। वर पक्ष और कन्या पक्ष के परिवारों में विचार, आदर्श, आहार विहार, व्यवसाय आदि की समानता रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों के अंतर्गत जो उपजातियां हैं उनमें विवाह की रोक न हो। इससे उपयुक्त लड़की लड़के ढूंढने का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाएगा। आजकल एक एक वर्ण के अंतर्गत 10 उपजातियां हैं और वे परस्पर रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करती। कोई कोई तो अपने को ऊंच और दूसरी समान उपजाति वाले को नीच मानते हैं। इस तरह की रूढ़िवादिता अब समाप्त करने की आवश्यकता है। हिंदू समाज का 4 भागों में बटा रहना भी कम नहीं है। इससे अधिक खंडों में उसे बांटने से हर दृष्टि से हम कमजोर होते चले जाएंगे। विवाह संबंधी अनेक समस्याएं तो इसी प्रतिबंध के कारण उपजी हैं। यह समानता वर कन्या को एक दूसरे के लिए अनुकूल रखने में सहायक होती है। शाकाहारी, मांसाहारी, बहुत दूर, ठंडे प्रांत, गर्म प्रांत, आस्तिक, नास्तिक, भिन्न भाषा भाषी, भिन्न धर्मावलंबी, भारतीय ढंग, पश्चिमी ढंग, सुधारवादी, अमीर गरीब जैसी भिन्नताएं परिवारों में रहेंगी तो उनमें पले हुए लड़की लड़के आपस में ठीक तरह घुल मिल न सकेंगे। इसलिए
समान स्थिति के संबंध करने में ही ध्यान रखा जाए। लोग अपने से बहुत अधिक ऊंचे स्तर के घर या लड़के न ढूंढे। नंबर 4, उपजातियों को बहुत महत्व न दिया जाए। प्राचीन काल में 4 वर्ण थे। प्रत्येक वर्ण के अंतर्गत गोत्र बचाकर विवाह होते रहे। उपजातियों के कारण विवाह संबंधी प्रतिबंध शिथिल किए जाएं। नंबर 5, विधवा या विधुरों के लिए समान सुविधा असुविधा। पुरुष और स्त्री के अधिकारों और कर्तव्यों में बहुत कुछ समानता है, इसलिए विधवा और विधुरों को भी समान सुविधा असुविधा उपलब्ध हो। साथी के मरने के बाद शेष जीवन एकाकी व्यतीत करना दोनों के लिए प्रशंसनीय है, पर यदि वे पुनः विवाह करना चाहें तो उन्हें समान रूप से सुविधा रहे। विधुरों के लिए यही उचित है कि वे विधवा से विवाह करें। विधवाओं का विवाह इतना ही अच्छा या बुरा माना जाए जितना विधुरों का। नंबर 6, आर्थिक आदान प्रदान न हो। न तो कन्या के मूल्य के रूप में लड़की वाले वर पक्ष से कुछ धन मांगे और न लड़के वाले वर की कीमत लड़की वाले से पाने की आशा करें। आदिवासियों, वन्य जातियों, पिछड़े लोगों और पहाड़ी लोगों में यह रिवाज है कि वे लड़की का मूल्य लड़के से वसूल करते हैं। ऊंचे वर्ण वालों में ऐसा तभी होता है जब बूढ़े या अयोग्य लड़के को कोई लोभी बाप अपनी कन्या देता है, पर पिछड़े लोगों में कन्या का मूल्य लेना आम रिवाज है। इसी प्रकार सर्वत्र लोगों में लड़के की कीमत लड़की वालों से दहेज के रूप में तय की जाती है और उसमें कमी रह जाए तो अवांछनीय उपायों से उसे वसूल किया जाता है। यह दोनों ही रिवाज समान रूप से द्रोणित और गर्हित हैं। इन्हें अनैतिक एवं मानवीय आदर्शों के विपरीत भी कहा जा सकता है। इन दोनों ही जंगली रिवाजों के सभ्य समाज में पूर्णतया बहिष्कृत किया जाना चाहिए। विवाह जैसे दो आत्माओं के एकीकरण संस्कार को अधिक सौदेबाजी से सर्वथा दूर रखा जाए। नंबर 7, दहेज लोभ के लिए नहीं, दक्षिणा के रूप में। मांगलिक कार्यों में पूजा सामग्री के रूप में दक्षिणा का भी स्थान है। वर पूजन के रूप में 1 रुपया या 11 विशेष मांगलिक अवसरों पर दिया जा सकता है। अधिक से अधिक यह राशि 101 हो सकती है। विवाह में 3 ऐसे अवसर रह सकते हैं: पक्की, दरवाजे पर स्वागत और तीसरा विदाई। इन 3 रस्मों में नकदी 300 से अधिक न दी जानी चाहिए। यह विशुद्ध रूप से पूजा दक्षिणा मानी जाए। कोई इसे लेन देन, ठहराव या लाभ लोभ की दृष्टि से न गिने। इससे अधिक लेन देन या ठहरावनी को अवांछनीय माना जाए। वर्तमान कानूनों के अनुसार वह एक अपराध है। इसमें जेल जाने और कड़ा दंड भुगतने की व्यवस्था तो है ही। कानून के भय से नहीं, नैतिकता एवं मानवता के कर्तव्यों का ध्यान रखकर भी इस दहेज प्रथा का उन्मूलन करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया जाए, जिसने हिंदू जाति को आर्थिक दृष्टि से खोखला,
नैतिक दृष्टि से बेईमान, मानसिक दृष्टि से चिंतातुर एवं असहाय बना रखा है। इस सामाजिक पाप से कलंकित सवर्ण हिंदुओं के मुख को धोने का प्रयत्न हमें विशेष भावनापूर्वक करना चाहिए। लड़के के अभिभावक या लड़का धन या वस्तुओं की कोई मांग न करें। नंबर 8, वर पक्ष जेवर न चढ़ावें। कीमती जेवर और कपड़े चढ़ाने की समस्या लड़के वालों के लिए उतनी ही विकट है जितनी लड़की वालों के लिए दहेज देने की। यह दोनों प्रथाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई हैं, इसलिए दोनों को एक ही बार में समाप्त करना होगा। लड़की वाले यह आशा करते हैं कि लड़के की ओर से कीमती जेवर, कपड़े कन्या के लिए आवे। उसमें जो खर्च पड़ता है उसे लड़के वाला दहेज के रूप में वसूल करता है। लड़के की शिक्षा आदि में वह भी इतना खर्च कर चुका होता है कि इन दिखावे मात्र की बेकार चीजों में धन लुटाने के लिए उसके पास भी बचा नहीं होता। कन्या वालों को अपनी ही तरह लड़के वालों की भी कठिनाई समझनी चाहिए और उन्हें जेवर, कपड़े में धन खर्च करने की चिंता से मुक्त कर देना चाहिए। विवाह में वर पक्ष की ओर से लड़की के लिए एक सोने की अंगूठी, पैरों के लिए चांदी की तोड़िए, यह 2 जेवर ही चढ़ाए जाए और एक सूती, एक रेशमी जोड़ी कपड़े हों। जो कुछ लड़की के लिए लाया गया है उसका दिखावा जरा भी न हो। नंबर 9, बेटी को विदाई उपहार। कन्या के माता पिता अपनी बच्ची की विदाई के समय उसे कुछ कपड़े, जेवर, बर्तन, फर्नीचर, मिठाई, पैसा आदि दें तो वह लड़की का विशुद्ध रूप से स्त्री धन माना जाए। उसका न तो कोई प्रदर्शन हो और न लेखा खोजा। बाप बेटी के व्यक्तिगत स्नेह, सौजन्य एवं विदाई उपहार में ससुराल वालों को जरा भी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। यह विशुद्ध रूप से बाप बेटी के बीच का मामला है। उसमें औरों के दखल देने या नुक्ताचीनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधारणतया रस्म के रूप में नाक और कान के छोटे 2 जेवर ही लड़की को उसके अभिभावकों के द्वारा विवाह समय पर दिए जाने चाहिए, ताकि नकदी के रूप में हटकर जेवर के रूप में दहेज का पिशाच फिर नया रूप बनाकर सामने न आ खड़ा हो। बाप यदि अपनी बेटी को कुछ अधिक देना चाहता है तो वह विवाह संस्कार के 1-2 महीने बाद दें और ससुराल वाले स्त्री धन के रूप में उसे लड़की के पास ही रहने दें। उसे बहू से मांगना बच्चों के पैसे छीनने जैसा निष्ठुर कर्तव्य माना जाएगा। नंबर 10, लड़की का स्त्री धन। पिता के यहाँ से जो कन्या को दिया गया है तथा ससुराल आने पर प्रत्येक संबंधियों ने तथा सास ससुर ने जो उपहार दिए हों वे वधू की सुरक्षित पूंजी माने जाएं। उसे ससुराल वाले छीनने का लालच न करें। स्त्री धन की एक छोटी पूंजी वधू के पास रहनी चाहिए जो किसी विशेष आपत्ति के समय काम आ सके या उसके बुढ़ापे तक बनी रह सके। इस पावन पूंजी का स्वामित्व लड़की का ही हो और उसी के संरक्षण में ही रहे। अच्छा हो उसे लंबे समय के सर्टिफिकेटों में लगा दिया जाए
जिससे ब्याज भी बढ़ती रहे। जेवर कपड़ों का उपहार देने की अपेक्षा दोनों पक्ष के लोग नववधु को कुछ धन दें और उसे उसकी सुरक्षित पूंजी बना दें। विवाह के समय मिला यह उपहार लड़की के उत्साह बढ़ाने के एक अच्छा माध्यम हो सकता है। यथाशक्ति हर विवाह में यह किया जाए, पर इसका कोई दिखावा या शर्त न हो, वरना यह भी दहेज का ही एक दूसरा रूप बन जाएगा। नंबर 11, विवाह के लिए नियत पर्व। सालग शोधने के झंझट में यदि उपयुक्त समय पर विवाह न बनता हो तो शुभ देव पर्वों पर उन्हें निःसंकोच कर दिया जाए। कई बार अभिभावकों की सुविधा के विपरीत पंडित लोग विवाह न बनने का अड़ंगा लगाकर एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर देते हैं। यों मानसिक होने पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, गुरु, चंद्र आदि के देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और उसका विवाह किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। फिर भी अनाड़ी पंडित कुछ न कुछ अड़ंगे खड़े करते रहते हैं। ऐसी उलझनों से बचने के लिए देव पर्वों पर पहले भी बिना पंडित से पूछे विवाह होते थे। 1. कार्तिक में देवोत्थान। 2. माघ में वसंत पंचमी। 3. वैशाख में अक्षय तृतीया। 4. आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की नवमी। इन 4 अवसरों पर अभी भी विवाह किए जाते हैं। अब इनके अतिरिक्त 6 नए और बढ़ा दिए जाएं। 1. कार्तिक की कार्तिक सुदी 15। 2. गीता जयंती मार्गशीर्ष सुदी 11। 3. शिवरात्रि फाल्गुन वदी 13। 4. राम नवमी चैत्र सुदी 9। 5. हनुमान जयंती चैत्र सुदी 15। 6. गायत्री जयंती गंगा दशहरा ज्येष्ठ सुदी 10। नंबर 12, विवाह का शुभ समय गोधूली बेला। सायंकाल सूर्य अस्त होते समय विवाह संस्कार के लिए सर्वोत्तम समय माना जाए। बहुत रात गए विवाह संस्कार होने में 1. बारात रात में चढ़ती है और रोशनी सजावट का बेकार खर्च बढ़ता है। 2. भोजन कराने में अनावश्यक विलंब होता है। 3. सारी रात बेकार जगते जाती है। 4. संस्कार के धर्मानुष्ठान देखने एवं शिक्षाओं को सुनने कम लोग वहां बैठते हैं। अधिकांश तो थके मंदे सो ही जाते हैं। 5. अधिक रात में विवाह का यज्ञ करने से उसमें कीड़े मकोड़े गिरने का डर रहता है। 6. वर कन्या अलसाए व उनिंदे रहते हैं। इन सब अड़चनों को हटाने के लिए गोधूली हर विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाए। सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पूर्व कार्य आरंभ करके 1-2 घंटे रात गए तक सब कार्य समाप्त हो सकता है और उस समय सब लोग उस आनंद समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लेने का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 13, पवित्र धर्मानुष्ठान का यज्ञीय वातावरण रहे। मांस, मदिरा, वैश्या, भांड, नचकइये, अश्लील गीत, गंदे मजाक आदि के हेय असुर कृत्यों से इस धर्म संस्कार की पवित्रता नष्ट न होने दी जाए। विवाह एक श्रेष्ठ यज्ञ है। इसमें
देवताओं का आह्वान, वेद पाठ एवं दो आत्माओं को जोड़ने वाला महान धर्मानुष्ठान संपन्न होता है। ऐसे शुभ समय में उपरोक्त बुराइयों के समावेश का कोई तुक नहीं। जहां इन बातों का रिवाज चल पड़ा है वहां उसे बंद किया जाए। गंदे रिकॉर्ड भी लाउड स्पीकर द्वारा विवाह में न बजें। नंबर 14, विवाह संस्कार प्रभावशाली ढंग से हों। विवाह मंडप की बढ़िया सजावट, हवन की सुव्यवस्था, दोनों पक्ष के नर नारियों के बैठने योग्य समुचित स्थान, कोलाहल, धुआं आदि से बचाव, विद्वान पंडित जो विवाह विधान को व्याख्या पूर्वक समझा सके, इस सब बातों का प्रबंध विशेष ध्यान देकर किया जाए। विवाह संस्कार जैसी दो आत्माओं के आत्मसमर्पण की धर्म प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है। उसी के उपलक्ष्य में ही इतना सारा आडंबर रचा जाता है। खेद है कि संस्कार कराने वाले पंडितों के अनाड़ीपन तथा घरवालों की उपेक्षा के कारण संस्कार की विधि व्यवस्था भार रूप चिन्ह पूजा मात्र रह जाती है, जिससे हर कोई जल्दी से जल्दी पिंड छुड़ाना चाहता है। आदर्श विवाहों में यह स्वरूप बदला जाना चाहिए और सुयोग्य पंडितों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ ऐसे सुंदर ढंग से विवाह कराने का प्रबंध किया जाए जिसे देखने में सबका मन लगे। मंत्र की व्याख्या भी ऐसे प्रभावशाली ढंग से हो कि वरवधु ही नहीं, उपस्थित समस्त नर नारी भी अपने विवाहित जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य समझ सके। इसके लिए आवश्यक प्रबंध पहले से ही कर रखा जाए। नंबर 15, वर कन्या भारतीय पोशाक में हों। विवाह एक यज्ञ एवं धर्मानुष्ठान है। इसमें सम्मिलित होने के लिए वर वधु को भारतीय वेशभूषा में ही रहना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लड़के विवाह के समय भी ईसाई पोशाक धारण करके अपनी मानसिक गुलामी का परिचय देते हैं। यह अभागा भारत ही ऐसा है जहाँ के नवयुवक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति तथा अपनी वेशभूषा को तुच्छ समझकर ईसाई संस्कृति की नकल करने में गौरव समझते हैं। विवाह के समय भी वे पैंट, टाई जैसे ईसाई लिबास के लिए ही आग्रह करते हैं। उनकी मानसिक दास्ता विवाह जैसे धर्म कृत्यों में तो इस भौंडे ढंग से प्रदर्शित न हो तो ही अच्छा है। लड़का धोती कुर्ता पहने, ऊपर से जैकेट या बंद गले का कोट पहना जा सकता है। नंबर 16, सार्वजनिक सत्कार्यों के लिए दान। विवाह के हर्षोत्सव में अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति लोकोपयोगी सार्वजनिक कार्यों के लिए मुक्त हस्त से दान देकर की जाए। विवाहों में दोनों पक्षों को अपने अपने बड़प्पन की बहुत चिंता रहती है। यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम कितने अमीर और उदार हैं। उसकी एक ठोस कसौटी यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सार्वजनिक सत्कर्मों के लिए उदारता पूर्वक दान देकर अपने सच्चे बड़प्पन का परिचय दें। नंबर 17, प्रीति भोज कन्या के स्वागत समारोह के रूप में हों।
विवाह से एक दिन पहले लड़के के यहाँ प्रीति भोज करने का रिवाज है। इसके स्थान पर बारात घर लौट आने पर नववधु के स्वागत में एक छोटा सम्मान समारोह किया जाए। विवाह से पूर्व किए गए प्रीति भोज में जो लोग जाते हैं उनसे शिष्टाचारवश बारात में चलने के लिए कहना पड़ता है और मन में कम व्यक्ति ले जाने की इच्छा होते हुए भी बारात बढ़ जाती है, इसलिए उसे बारात लौटने पर किया जाए। वे वधू को आशीर्वाद देने आवे और उसे कुछ उपहार भी दें। इससे वधू का मान गौरव बढ़ेगा और उसे प्रसन्नता भी होगी। तब उसे बहुत बड़ा न करके संक्षिप्त या स्वल्पाहार तक सीमित करना भी सरल हो जाएगा। नंबर 18, बारात की संख्या कम से कम रहे। केवल अत्यंत आवश्यक एवं निजी व्यक्ति ही बारात में जाएं। इसमें कुटुंबी, रिश्तेदारों या अत्यंत आवश्यक व्यक्तियों के अतिरिक्त फालतू लोग न हों। अक्सर बड़े आदमियों या उजले कपड़े वालों को बारात की शोभा बढ़ाने के लिए खुशामदें करके, मिन्नत करके ले जाया जाता है। इसमें उनका एहसान होता है, अपना खर्चा पड़ता है और बेटी वाले की परेशानी बढ़ती है। इन सब असुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस अन्न संकट तथा महंगाई के जमाने में बारात की संख्या बढ़ाना सर्वथा अनुचित है। साधारणतया 10-20 आदमी की बारात पर्याप्त होगी। अधिकतम संख्या 51 तक हो सकती है। नंबर 19, बारात चढ़ाई सादगी के साथ। बारात चढ़ाने और उसकी शोभा बढ़ाने में ढेरों निरर्थक पैसा बर्बाद होता है और उसका स्वरूप दंभ, अहंकार एवं नकली अमीरी जैसा उपहासास्पद बन जाता है। इसे बदलकर सादगी एवं सौम्यता बरती जाए। वर की सवारी घोड़े पर निकले, जैसा कि बड़े शहरों में रिवाज है। बारात वर के पीछे पैदल शोभा यात्रा में चले। गांव और कस्बों में भी यही तरीका उचित है। बारातियों के बैठने के लिए जो सवारियां ली गई हों उनके इस शोभा यात्रा में न रखा जाए। बाजे में 10 से अधिक व्यक्ति न हो। आतिशबाजी, फुलझड़ी, कागज के घोड़े, हाथी, परियां, लड़की लड़के के ऊपर पैसों की बखेर जैसे बेकार खर्च बिल्कुल भी न किए जाएं। गोधूली का विवाह रहने से बारात दिन में ही चढ़ेगी, इसलिए रात में ही अच्छी लगने वाली इन बेकार चीजों की जरूरत भी न पड़ेगी। बारात के साथ रोशनी का प्रबंध भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर 20, दावत में अधिक संख्या में मिठाइयां न हो। खाद्य संकट और चीनी की कमी का ध्यान रखते हुए मिठाइयां न बनाई जाएं और बनानी भी हो तो उसकी संख्या 2-3 से अधिक न हो। अधिक संख्या में मिष्ठान पकवान बनाने से उनकी तादाद इतनी हो जाती है कि उन सबको खा सकना संभव नहीं होता। फलस्वरूप वे बचती हैं और बर्बाद होती हैं। आज ऐसी बर्बादी का समय नहीं। खाने वालों से अनुरोध किया जाए कि वे उतनी वस्तुएं लें जो खा सके। पिरोसने वालों से कहा जाए कि वे प्रेम और आतिथ्य तो दिखाएं, पर बर्बादी जरा भी न हो, इस कला से
स्पर्शे। अन्न की बर्बादी को देशद्रोह समझा जाए। अन्न देवता को जूठन के रूप में तिरस्कृत करना धार्मिक दृष्टि से भी अवांछनीय है। सफाई कर्मी को जूठन देने की उदारता दर्शाने के स्थान पर उसे और भी अधिक उदारता के साथ अच्छा शुद्ध भोजन देना चाहिए। नंबर 21, उच्छृंखलता एवं अशिष्टता न बरती जाए। हल्दी के थापे लगाना, रंग फेंककर कपड़े खराब करना, भद्दे मजाक करना जैसे उच्छृंखल अशिष्ट व्यवहार न हो। देखा जाता है कि विवाहों के अवसर पर उच्छृंखलता और गंदे मजाकों का वातावरण बन जाता है। यह अवांछनीय है। इस महंगाई के जमाने में कपड़े खराब कर देना, कहीं पर गुलाल, बुरा आदि वस्तुएं मिलकर आंखों को हानि पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर देना अनुचित है। महिलाएं अश्लील गीत गाकर अपना गौरव ही घटाती हैं और आगंतुक अतिथियों का मजाक उड़ाना धृष्टता है। ऐसे ओछी बातें सभ्य लोगों के लिए अशोभनीय हैं। जहां ऐसा कुछ प्रचलित हो उसे रोका जाए। नंबर 22, बारात कम समय ठहरे। समीप की बारात का 1 दिन और दूर की बारात का 2 दिन ठहरना पर्याप्त है। अधिक दिनों बारात रुकने से सभी को असुविधा होती है और तरह तरह के खर्च बढ़ते हैं। समय और पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए कम समय ही बारात का रुकना उचित है। नंबर 23, नेग अपने अपने चुकाएं। कहीं कहीं ऐसे रिवाज अभी भी हैं कि लड़की वाले के काम वालों के नेग बेटे वाले को चुकाने पड़ते हैं। कुछ नेग बेटी वाले को बेटे वाले को कर्मचारियों के चुकाने पड़ते हैं। यह झंझट बंद करके दोनों अपने अपने कर्मचारियों के खर्चे चुकावे। उपरोक्त प्रकार के हेरफेर से काम वाले या तो असंतुष्ट रहते हैं या अनुचित लाभ लेते हैं। मनोमालिन्य भी बढ़ता है और देखने में भी यह बात भद्दी लगती है। उचित यही है कि उनके परिश्रम का ध्यान रखते नेग या वेतन अपने आप ही चुकाया जाए। दूसरे पक्ष पर उसका भार न डाला जाए। नंबर 24, छूट-पूट रस्म रिवाजें संक्षिप्त किए जाएं। बार बार छूट-पूट रस्म रिवाजें चलाने में समय और दिन की बर्बादी हो जाती है। विवाह पक्का होने से लेकर बारात विदा होने तक ही नहीं, वरन 1 साल तक और रिवाज चलाने पड़ते हैं और उनमें बेकार की चीजें खरीदकर इधर से उधर भेजनी पड़ती हैं। इनका खर्च कई बार विवाह जितना ही जा पहुंचता है। इन बेकार बातों को जितना घटाया जा सकता हो तो अवश्य घटाना चाहिए। विवाह के अवसर पर देन दहेज देने के अनेक ठीक बने हुए हैं। इन्हें कम करके 1 पक्की (वर्ग के घर पर) और 2 द्वार स्वागत (लड़की के घर), यह 2 ही प्रमुख रखें। विदाई, गोद भरना जैसी शुभ समझे जाने वाले रस्म भी स्थानीय लोकाचार के अनुसार की जा सकती हैं। हर प्रांत के सब क्षेत्रों में अपने अपने ढंग की अगणित प्रकार के अनेक छूट-पूट रस्म रिवाज हैं। उनमें से
कौन कौन पूरी तरह तुरंत ही छोड़ देने चाहिए और कौन कौन किस तरह घटाई जानी चाहिए, यह स्थानीय परिस्थितियों को देखकर किया जाए। दृष्टिकोण यही रहे कि जो रूढ़ियां अनावश्यक हैं उन्हें घटाकर समय और धन की बर्बादी रोक दी जाए। पाठ 17 समाप्त।